तो व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, जब दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगों को या प्रकाश तरंगों को किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में भेजा जाएगा, वे आपस में मिल जाएंगी। मिलने के बाद हमको एक परिणामी तरंग मिलेगी। उस परिणामी तरंग का माध्यम के कुछ बिंदुओं पर आयाम अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होगा। ध्यान ये रखना है कि जिन जिन बिंदुओं पर तीव्रता और आयाम अधिकतम होगा हमेशा अधिकतम ही बना रहेगा, और जिन जिन बिंदुओं पर तीव्रता और आयाम न्यूनतम होगा वो न्यूनतम ही बना रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम दो से अधिक अभी नहीं ले रहे हैं, हम केवल दो तरंगों को ले रहे हैं। ठीक है, दो तरंगों को किसी माध्यम में एक साथ भेजते हैं। एक सोर्स नंबर 1 और ये सोर्स नंबर 2, दो ध्वनि स्रोत है। अभी प्रकाश स्रोत एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, ये प्रकाश के लिए भी लागू होता है और ध्वनि के लिए भी लागू होता है। दो सोर्स हैं, कोई ऑब्जर्वर है किसी माध्यम में, इससे भी ये तरंग चली और इससे भी चली। इस बिंदु ओ पर देखते हैं कि तीव्रता कितनी मिलेगी, आयाम कितना मिलेगा। एक सोर्स, एक ध्वनि तरंग और ये दूसरी ध्वनि तरंग। पहली ध्वनि तरंग को हम कह देते हैं, मान लें इसका विस्थापन समीकरण, हमने सरल आवर्त गति पढ़ी थी तो वहां पर विस्थापन समीकरण निकाला था, y = a sin ओमेगा t, y1 = a1 sin ओमेगा, एक ध्वनि तरंग होगी। और दूसरी y2, इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y2 = a2 sin ओमेगा +5। अब देखिए दो ध्वनि तरंगे हैं, थोड़ा सा ये a1 है, ये a2 है, यहां पर फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच फाई है। तो सबसे पहले आप व्यतिकरण क्या होता है वो लिख लेंगे और व्यतिकरण की शर्तें क्या होंगी ये लिख लेंगे, फिर चलेंगे इसमें। ठीक है जी, लिखिए फिर व्यतिकरण, केवल 2 लाइन लिखिए। जब दो या दो से अधिक तरंगों को किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में भेजा जाता है तो उस माध्यम में उन तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप, मतलब मिलने के फलस्वरूप, अध्यारोपण के फलस्वरूप एक परिणामी तरंग प्राप्त होती है। एक परिणामी तरंग प्राप्त होती है। अध्यारोपण समझ गए? अध्यारोपण का मतलब क्या हो गया? दो या दो से अधिक ध्वनि या प्रकाश तरंगों का आपस में मिलना, वो सुपर इंपोजिशन हो गया। ठीक है, अगले स्टेप से लिखिए। परिणामी तरंग का माध्यम के कुछ बिंदुओं पर आयाम व तीव्रता अधिकतम होती है। आयाम व तीव्रता अधिकतम होती है तथा माध्यम के कुछ बिंदुओं पर, अच्छा एक मिनट, अधिकतम होती है जिन बिंदुओं पर, इसी में लिखिए, जिन बिंदुओं पर आयाम व तीव्रता अधिकतम होती है
वहां पर समपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। समपोषी, समपोषी का मतलब कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जिन जिन बिंदुओं पर ध्वनि की या प्रकाश की तीव्रता और आयाम अधिकतम होगा, उन उन बिंदुओं पर क्या मिलेगा? आयाम अधिकतम, तीव्रता अधिकतम का मतलब वहां पर हम कहेंगे समपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगले स्टेप से फिर लिखना, जिन जिन माध्यम के जिन जिन बिंदुओं पर तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता व आयाम न्यूनतम होता है, उन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। उसे कहेंगे विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव। उन बिंदुओं पर क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव, विनाशी व्यतिकरण। देखिए, अध्यारोपण आपकी समझ में आया, व्यतिकरण समझ में आया, ठीक है। ध्वनि, अब हेडिंग डालिए, ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, ये पूछा जाता है भाई। इंटरफेरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी पर आगे हम यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, ठीक है। ध्वनि तरंगों के लिए जो शर्तें हैं, नंबर 1 लिखिए। देखिए, ये दो ध्वनि तरंगें मान लीजिए, एक का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस, दो ध्वनि तरंगें हैं, ठीक है। तो पहली शर्त यह है कि दोनों ध्वनि तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। लगभग बराबर का मतलब थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। लिखिए, नंबर 1, दोनों ध्वनि तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए भाई। इसको याद रखना, भूलना नहीं शर्तों को। नंबर दूसरी शर्त लिखो। पहली शर्त ये आ गई कि एम्पलीट्यूड A1 नियरली इक्वल A2, बराबर नहीं होंगे, थोड़ा सा अंतर होगा, ठीक है। या तो A1 इज ग्रेटर देन A2 या A2 इज ग्रेटर देन A1, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होएगा। नंबर दूसरा लिखो, दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां, फ्रीक्वेंसीज। दूसरी शर्त, आवृत्तियां समान होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए, ओमेगा, यहां भी ओमेगा है, यहां भी साइन एंगल के साथ ओमेगा टी है ना, ये तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो इसका मतलब ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा, मीन्स 2 पाई न्यू। सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेम, कोई दिक्कत। तीसरी शर्त लीजिए, दोनों ध्वनि तरंगों के बीच
कलांतर, कलांतर कहते हैं फेज डिफरेंस, स्थिर रहना चाहिए। दोनों ध्वनि तरंगों के बीच कलांतर क्या रहना चाहिए? स्थिर। यहां देखिए, इसमें साइन एंगल के साथ है ओमेगा टी और इसमें है ओमेगा टी प्लस फाई। इन दोनों के बीच फेज का कितना डिफरेंस है? फाई का। ये फाई जो है ये कांस्टेंट बना रहेगा, ना बढ़ेगा ना। तो कलांतर क्या होगा? फाई या डेल्टा फाई कहेंगे बाद में इसको। बाद में क्या कहेंगे इसको? ये कांस्टेंट होना चाहिए भाई। नंबर 4 कंडीशन लिखिए। व्यतिकरण का स्वरूप एक सरल रेखा में प्राप्त होना चाहिए। एक सरल रेखी होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। जिस माध्यम में भी हमको इंटरफेरेंस मिलेगा वो लीनियर मिलेगा भाई। व्यतिकरण का स्वरूप सरल रेखीय होना चाहिए। अब सुनिएगा, यदि हम ध्वनि तरंगों में व्यतिकरण, इसके बाद तुरंत पढ़ेंगे यंग्स द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। द्विछिद्री प्रयोग है, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो वहां पर प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण पढ़ेंगे तो वहां एक शर्त और जुड़ जाएगी। शेष तो ये 4 शर्तें तो एक साथ रहेंगी ही रहेंगी। इंटरफेरेंस क्या मिलेगा? लीनियर, सरल रेखी ही मिलेगा। ठीक है। प्रकाश तरंगों के लिए एक शर्त और जुड़ जाएगी। जब प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की शर्तें पूछी जाएंगी तो उसमें एक लोग लिख लोगे क्या? दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होने चाहिए। ये 4 शर्तें तो ज्यों की त्यों रहेंगी, एक और ऐड कर दोगे उसमें, लिख लो, अभी बाद में नहीं लिखाऊंगा। प्रकाश तरंगों के लिए व्यतिकरण के लिए एक शर्त और जोड़ दीजिए। दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णीय। एक वर्णीय मीन्स मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय। इसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होने चाहिए। ठीक हो गया भाई। व्यतिकरण, अध्यारोपण और संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो अब हम एक फार्मूला ड्राइव कर देते हैं। ठीक है, लिखिए। माना 2 ध्वनि तरंगे, किसी माध्यम में 2 ध्वनि तरंगे। नंबर 1 y1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है, लिख लीजिए। y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। नंबर 1 कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप, एक ध्वनि तरंग ये होगी। हम 2 ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण पढ़ रहे हैं भाई। और दूसरी ध्वनि तरंग y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये सेकेंड वेव होगी, साउंड वेव। इन दोनों को किसी माध्यम में एक साथ भेज देते हैं। 2 ध्वनि तरंगे y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस नंबर लिखो परिणामी तरंग। परिणामी तरंग क्या मिल जाएगी हमको? दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ दीजिए y1 प्लस y इज इक्वल टू y1 प्लस। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ लेना। ठीक है। y इज इक्वल टू आ गया, y1 है a1 साइन ओमेगा टी प्लस
y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कोई प्रॉब्लम? इसको खोल दीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस फाई को खोल दीजिए। आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, बोलिए लविता बोलो, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, यही तो होता है भाई। तो ये छोटी छोटी चीजें क्यों याद नहीं है? खोलिए, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस, इसको खोलेंगे तो a2 तो पूरा रहेगा, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। कितने स्टेप आगे? 3, 1 2। ये साइन ओमेगा टी वाला एक साथ है ना, ये इसमें से ऐसा कर देते हैं, साइन ओमेगा टी को बाहर निकाल देते हैं, कॉमन है ना। यहां बचा a1 प्लस a2 कॉस फाई और साइन ओमेगा टी आ गया हमारा बाहर। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? और ये वाला सेकेंड थर्ड टर्म ऐसा ही रहने दो, a2 कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। मान लेते हैं, माना, लेट, इसको एक चीज मानते हैं, a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू ए कैपिटल ए कॉस थीटा। इतने को क्या मान लिया हमने? कैपिटल ए कॉस थीटा और a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, इसको क्या मान लोगे? कैपिटल ए साइन थीटा। कॉस वाले को कॉस थीटा मानना, याद करने का तरीका, साइन फाई वाले को साइन थीटा मानना। ठीक है, इसको मैं नंबर थर्ड कर दो, इसको थर्ड स्टेप कर लेना, इस वाले को। ठीक हो गया। अब आ जाइए फिर इसमें, y इज इक्वल टू क्या आया? a साइन ओमेगा टी कॉस थीटा हुआ भाई। अरे इसको a कॉस थीटा लिखा है इंटू साइन ओमेगा प्लस कॉस कैपिटल ए कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ये a2 साइन फाई को हमने a साइन थीटा लिखा है। आया? y इज इक्वल टू क्या आ गया फिर? ये देखिएगा, a बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी क्या हो गया? साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ए साइन ओमेगा टी प्लस, ये क्या मिली हमको? ये रिजल्टेंट वेव मिल गई, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण मिल गया। नंबर 4, लिखिए जहां a बराबर, कैपिटल A बराबर
कैपिटल ए इज इक्वल टू परिणामी तरंग का आयाम और थीटा बराबर परिणामी तरंग की कला। ये लिख लीजिएगा, परिणामी तरंग की कला। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप, इसको मैं हटा दूं। देखिए, पहली समीकरण थी y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, नंबर फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव थी y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस, ये सेकेंड वेव थी। इन दोनों को मिला दिया किसी माध्यम में, ये मिली, मिलने के बाद एक रिजल्टेंट वेव मिली और वो रिजल्टेंट वेव होगी ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ रहा है यहां पर। देखो ये जो रिजल्ट, ये चौथा था ना, ये जो रिजल्टेंट वेव थी, ठीक ये पहली और दूसरी वेव की तरह है। साइन फंक्शन है ना इसमें भी, केवल आयाम बदला है और कला बदली है। और यहां पर a1, एक चीज और निकाली है हमने, a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a कॉस थीटा और a2 साइन फाई इज इक्वल टू a साइन, ये माना है हमने। ये नंबर थर्ड था, ये नंबर थर्ड था। तो हम परिणामी तरंग का आयाम निकालते हैं। सबसे पहले लिखो परिणामी तरंग का आयाम। इस परिणामी तरंग के आयाम में, आयाम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस थर्ड में आओ। थर्ड में दो चीजें हैं ना, ये इस रिलेशन नंबर थर्ड में दो चीजें हैं। लिखो संबंध 3 में इसको, चलिए थर्ड वाले को मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं बी। ठीक है, ए व बी का वर्ग करके जोड़ने पर दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे और फिर एडिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन नंबर ए एंड बी इन थर्ड। ठीक हो गया, करो फिर। इसका वर्ग करोगे क्या आएगा, पहला वाला ए है, देखो राइट हैंड से आओ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस इसका आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर। राइट हैंड साइड का स्क्वायरिंग एंड एडिंग होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड आओ, इसका वर्ग करोगे तो a1 का वर्ग प्लस a2 का वर्ग कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। कॉस फाई है, हाँ। अरे इसका वर्ग करोगे तो a1 का वर्ग प्लस a2 वर्ग कॉस वर्ग फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई हो गया, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो गया जी। अब सुनिए, यहां ए स्क्वायर कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहां बच गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिए a1 का वर्ग, इसको तो रहने दीजिए, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, a2 स्क्वायर बाहर लोगे, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, फिर 1, तो a2 स्क्वायर बच गया।
बचा प्लस A2 स्क्वायर प्लस ये वाला 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई। आया जी, आया। ये परिणामी तरंग का, ये वाला परिणामी तरंग का क्या आ गया? आयाम। ठीक हो गया। अब लिखिए नंबर अच्छा तीव्रता भी लिख लो। परिणामी तरंग की तीव्रता I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 कॉस ऑफ फाई अलग से, रूट के अंदर नहीं है। क्यों ऐसा लिख दिया होगा बोलो? परिणामी तरंग का आयाम बोलिए। ये देखिए, चूंकि जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के 0 a वर्ग मीन्स सम कांस्टेंट के आई आएगा। यहां A1 का वर्ग सम कांस्टेंट के I1, इसके साथ सम कांस्टेंट के I2। ये A1 A2 को लिखेंगे अंडर रूट, सम कांस्टेंट आएगा अंडर रूट के अंदर आएगा सम कांस्टेंट अंडर रूट I1 I2, इसमें भी कांस्टेंट आएगा तो वो K बन जाएगा, K के सब जगह से हट जाएगा, तो फाइनली ये ऐसा आ गया। ठीक हो गया। परिणामी तरंग की तीव्रता और आयाम हमने निकाल दिया। परिणामी तरंग की जो आयाम है वो दोनों तरंगों के आयामों को, वर्ग है ये वर्ग जो है दोनों तरंगों के आयामों के वर्ग को जोड़ करके भी कुछ और चीज आ रही है। ऐसे ही तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग के अलावा भी कुछ आ रहा है। अब इससे शेष से हमको कुछ नहीं करना है। तो परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता, ये दो चीजें हमको मिल गई। परिणामी तरंग का आयाम मिल गया हमको कितना? A इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, A1 का वर्ग धन A2 का वर्ग धन 2 A1 A2 और कॉस A स्क्वायर बराबर था तो इसको रूट कर दीजिए। ये परिणामी तरंग का आ गया। और परिणामी तरंग की तीव्रता I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। ठीक हो गया। इस इंटरफेरेंस में इसको नंबर 1 अब वैसे करिएगा। नंबर 1 फार्मूला निकाल दिया, ये फार्मूला नंबर 2 आ गया। ठीक है। अब आते हैं हम अधिकतम आयाम के लिए। लिखो, अधिकतम आयाम का मतलब समपोषी व्यतिकरण। लिखो, अधिकतम आयाम के लिए कोष्ठ में लिखना समपोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम आयाम के लिए क्या हो जाएगा भाई? आयाम अधिकतम कब मिलेगा? जब कॉस फाई का मान अधिकतम होगा। कॉस का मान अधिकतम कितना होता है? +1। कितना होता है? तो इसमें रखिए A मैक्स इज इक्वल टू, आयाम अधिकतम का मतलब समपोषी व्यतिकरण,
ए मैक्स इज इक्वल टू A1 का वर्ग धन A2 का वर्ग धन 2√2 A1 A2 आया भाई। कॉस फाई इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा हमने, कितना रखा, कॉस फाई इज इक्वल टू +1 रखा, ये याद भी रखना। इसमें कॉस फाई का मान धन 1 रख दोगे तो आ जाएगा √A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग प्लस 2A1 का होल √। ठीक हो गया। तो A मैक्स कितना आ गया फिर आपका, ये क्या हुआ देखो तो, ये क्या हुआ देखो तो, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हुआ, तो रूट हट गया तो A1 प्लस समपोषी व्यतिकरण का मतलब हुआ जब दो ध्वनि तरंगों को किसी माध्यम में एक साथ एक दिशा में भेजेंगे तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे योग के बराबर क्यों आएगा। अब तीव्रता, अधिकतम तीव्रता आई मैक्स, अधिकतम तीव्रता लिखिए आई मैक्स इज इक्वल टू आई मैक्स, ये देखो आइए इसमें कॉस फाई का मान कितना रख दोगे, धन 1, तो क्या आ जाएगी आई मैक्स, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1। देखो अधिकतम तीव्रता कितनी आ रही है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं को जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद भी कुछ और चीज जोड़ रही है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी अधिक। ठीक हो गया, ये आई मैक्स। इसको नंबर 3 कर दीजिए और इसको नंबर 4 कर दीजिए। ठीक हो गया भाई। अब आइए विनाशी व्यतिकरण में, नंबर बी लिखो। विनाशी व्यतिकरण के लिए आयाम न्यूनतम, आयाम व तीव्रता न्यूनतम होने के लिए आप विनाशी व्यतिकरण के लिए लिख दीजिए। आयाम और तीव्रता जब न्यूनतम होता है ना तो उसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉस फाई इज इक्वल टू कितना, -1। कॉस का मान न्यूनतम कितना, कॉस कहां से कहां तक वेरी करता है, -1 टू प्लस। साइन और कॉस फंक्शन पढ़े हैं ना आपने, ऐसे ऐसे होते हैं भाई। ये साइन फंक्शन ऐसा होता है, पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसे ही कॉस फंक्शन भी है। साइन का मान धन 1 से ऋण 1 तक और कॉस का मान भी धन 1 से ऋण 1 तक वेरी करता है। आ रही आपकी बात समझ में। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे तो ये देखिएगा, फिर से इस 1 और 2 में कॉस फाई का मान कितना रखोगे, -1। तो ए मिनिमम रख दू सीधे, यहां देखिए मैं सीधे लिख दे रहा हूं, क्यों, A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग माइनस आएगा, कॉस फाई का मान -1 रखोगे तो -2A1 A2, तो A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग -2A1 A2 क्या हो गया, A1 माइनस A2 का होल वर्ग या A2 माइनस A1 का होल वर्ग, हुआ कि नहीं। तो A मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2 या A2 माइनस, इसलिए अंतर का चिन्ह लगा रखा है, जो बड़ा होगा A1 बड़ा होगा तो A1 माइनस A2 करेंगे, A2 बड़ा होगा तो A2 माइनस। ठीक हो गया। नंबर 5वीं चीज कर दीजिए फिर इसको, और I मिनिमम न्यूनतम तीव्रता कितनी, फिर यहां रखिए कॉस फाई का मान ऋण 1 रखो, तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 माइनस 2I1 I2, I1
प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट नंबर 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो जब दो या दो से अधिक, हम दो केवल अभी ले रहे हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो अभी हम ध्वनि तरंगों को देख रहे हैं, दो ध्वनि तरंगों को, ऐसी ध्वनि तरंगों को जिनके आयाम लगभग बराबर हों, जिनकी आवृत्तियां समान हों, जिनके बीच कलांतर स्थिर हो, ऐसी ध्वनि तरंगों को किसी माध्यम में एक साथ एक दिशा में भेज दे रहे हैं, तो वो आपस में मिल जा रही हैं, उनका अध्यारोपण हो जा रहा है। अध्यारोपण के बाद माध्यम के कुछ बिंदुओं पर उस परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता अधिकतम मिलेगा कुछ कुछ बिंदुओं पर, और कुछ कुछ बिंदुओं पर क्या मिलेगा? आयाम और तीव्रता न्यूनतम मिलेगी। जिन जिन बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता अधिकतम मिलेगी उन उन बिंदुओं पर होगा संपोषी व्यतिकरण, और जिन जिन बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता न्यूनतम होगी वहां पर क्या हो जाएगा? उन उन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने पढ़ लिया। अब इसको समझिए, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। फिर से अभी अब पूरा समझ में नहीं आया कि इसमें सवाल आता है, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। फिर से लिखिए, संपोषी व्यतिकरण लिखो पहले। कंस्ट्रक्टिव में हमने एम्पलीट्यूड निकाला है, ए मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस, और आई मैक्स निकाला है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। और ये निकाला कहां से था? जो जर्नल फार्मूला था, जर्नल था हमारा A इज इक्वल टू अंडर रूट, व्यतिकरण का जो परिणामी तरंग का आयाम था A इज इक्वल टू A1 का वर्ग अंडर रूट A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग प्लस 2 A1 A2 कॉस। इसको याद रखना, भूलना नहीं, ये नंबर 1 कह दिया था शायद। और परिणामी तरंग की तीव्रता आई थी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और कॉस फाई, इसमें भी आया था। संपोषी व्यतिकरण में आ रहे थे तो हम कॉस फाई इज इक्वल टू +1 रख रहे थे, तब हमारा ए मैक्स ये आ गया था और आई मैक्स ये आ गया था। विनाशी व्यतिकरण के लिए हमने कॉस फाई इज इक्वल टू उस जर्नल फार्मूले में क्या रखा? -1, तब ए मिनिमम A1 माइनस या A2 माइनस और I मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 और कॉस फाई आया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर। अब देखो संपोषी व्यतिकरण लिखो। जब दो तरंगों के श्रृंग या दो तरंगों के गर्त आपस में मिलते हैं,
दो तरंगों के स्रंग या दो तरंगों के गर्त आपस में मिलते हैं तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होता है। तथा संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। ये देखना भाई, ये पहली तरंग, चलिए इसको y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी कह देता हूं मैं। यह है श्रृंग, जहां जहां आयाम अधिकतम होता है, ये ऊपर वाला है श्रृंग, ये a1, और नीचे वाला गर्त, ये भी a1 हुआ परंतु माइनस हुआ। ऐसे ही ये श्रृंग प्लस a1, ये प्लस a1, ये माइनस, पहली तरंग हो गई। दूसरी तरंग, उसका आयाम थोड़ा अलग, या तो इससे कम ले लो या इससे ज्यादा ले लो। चलिए कम ले लेते हैं। ये देखिए, ये श्रृंग a2 प्लस a2, ऊपर को प्लस और नीचे को गर्त माइनस a2। ये ऊपर को प्लस a2 और नीचे को श्रृंग गर्त। तुम्हारी समझ में आया? श्रृंग का मतलब एक और आयाम, जो एक तरफ आयाम अधिकतम होगा, अधिकतम, और गर्त का मतलब दूसरी तरफ जो आयाम अधिकतम होगा। ठीक है। संपोषी व्यतिकरण के लिए देखना, फिर संपोषी व्यतिकरण के लिए यदि पहली तरंग का श्रृंग और दूसरी तरंग का श्रृंग आपस में मिलेंगे, या तो ये हो जाए, या पहली का गर्त दूसरे का गर्त मिल जाएगा आपस में, तो क्या मिलेगा? परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम। यह संपोषी व्यतिकरण देखना, ये पहली तरंग का आयाम, ये श्रृंग हुआ a1 धन ये दूसरी तरंग का आयाम, थोड़ा सा अंतर दिख रहा है ना आपको, ये a2 हुआ, इसका श्रृंग और इसका श्रृंग आपस में मिला तो परिणामी तरंग का आयाम ये आ गया अधिकतम a1 प्लस। अरे कुछ समझ में आ रहा भाई? इसका श्रृंग आपस में मिले, आयाम अधिकतम तभी तो मिलेगा। या ऐसा हो सकता है, देखना, पहली तरंग का गर्त ये माइनस a1 धन दूसरी का भी गर्त माइनस a2 बराबर गर्त ये गर्त या श्रृंग, तब भी आयाम अधिकतम होगा, परंतु ये अपोजिट साइड होगा, यहां भी अधिकतम, यहां भी अधिकतम। ये a1 प्लस। अरे कुछ समझ में आया क्या? जब एक तरंग का श्रृंग और दूसरे तरंग का श्रृंग या एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग का गर्त आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण का मतलब आयाम मैक्सिमम, तीव्रता भी मैक्सिमम। ठीक है। अब विनाशी को देखिए, ये वाला देखिए विनाशी, लिखिए, यदि एक तरंग का गर्त व दूसरी तरंग का श्रृंग, पहली तरंग का क्या लिखा? पहली तरंग का, चलो गर्त ही लिख लो, वह दूसरी तरंग का श्रृंग, या पहली तरंग का श्रृंग
व दूसरी तरंग का गर्त आपस में मिलते हैं तो परिणामी तरंग का आयाम न्यूनतम होता है, वो विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा। आप देखिएगा, हो गया। ये देखिए, एक तरंग का श्रृंग, पहली का श्रृंग ले लो और दूसरे का क्या ले लो, ये पहली तरंग का श्रृंग A1 और धन दूसरे का क्या ले लोगे, गर्त, ये -A2। तो ये इतना कम हो जाएगा कि नहीं आयाम? परिणामी तरंग का आयाम कितना मिल गया भाई, ऊपर को बचेगा, ये बड़ा है ना। अरे भाई हमने ये y2 इज इक्वल टू था भाई, ये दूसरा था, यहां पर हमने क्या माना है, A1 इज ग्रेटर देन इतना कम हुआ तो क्या बचा, परिणामी तरंग का आयाम थोड़ा सा बचा, मिनिमम। ये हुआ A1 माइनस कर रहा हूं मैं यहां पर A2, क्योंकि A1 इज ग्रेटर देन, या ऐसा हो जाए पहली तरंग का गर्त -A1, दूसरे का श्रृंग A2, तो बचेगा कहां को, नीचे को। अरे नीचे वाला बड़ा है ना, तो बचा हमारा परिणामी तरंग का आयाम थोड़ा सा, ये आया कितना, A1 माइनस A2। ना समझ में आया संपोषी विनाशी? अब कल और डिटेल से पढ़ेंगे इसको। अभी तो केवल हमने आयाम और तीव्रताएं ही पढ़ी कि कहां कहां पर अधिकतम होगा, कहां कहां पर न्यूनतम होगा। कल हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब उन बिंदुओं को खोजेंगे, किन किन बिंदुओं पर परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा, उन बिंदुओं को सर्च करेंगे। और दूसरा, किन किन बिंदुओं पर परिणामी तरंग का आयाम न्यूनतम होगा, उन बिंदुओं को भी ढूंढेंगे। ठीक है, तो शेष कल के लिए आज इतना ही।